दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर भाई जो है वो तो अपनी बहन की रक्षा करे ही करे, लेकिन अब जो है ना वो बहुत सारा बदलाव है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी हम सब जो हैं एक दूसरे की जब जरूरत हो तो रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हो, चाहे वो भाई हो या बहन। ये मुझे लगता है कि इस युग की डिमांड है, तो मैं तो सबके लिए वो प्रार्थना करता हूँ सब सबल बने, सब सशक्त बने, भाई भी बने, बहन भी बने, वो भी अपने पाँव पर खड़ी रहे, आत्मनिर्भर बने और जब अगर न करे, ईश्वर न करे लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो अपने भाई की भी रक्षा करे। ये आज के समय का ये बदलता हुआ एक दृश्य है, उसको मान के समझ के चलना चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी से अगर आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दें तो हमारी जो बातचीत होने वाली है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। आप ही ये कर सकते हैं, तो आप ही कीजिए, बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब मामला ये है कि इंडिया जो है अलायंस कल 31 तारीख है और परसों 1 तारीख है, तो कल और परसों मुंबई में इनका जो है एक तरह से देखे तो नाम डिसाइड होने के बाद ये दूसरा मिलन होगा सबका, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये तीसरा है। तो तीसरा जो ये कल इनका सम्मेलन होना है, कल बहुत सारी बातें उसमें डिस्कस होगी, डिस्कशन एक्चुअली हो चुकी होगी, वहां उसको जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। उस पर हमने अलग से 2 कार्यक्रम किए, तो अब उसमें मैं अब विगत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है इस बैठक से पहले। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग समूह, अलग अलग रंग, जाति और भाषा बोलने वाले लोगों ने राहुल के साथ कदम से कदम मिलाया, साथ चले। ये यात्रा बदस्तूर अभी भी जारी रहेगी, लेकिन अब भारत बचाओ यात्रा भी शुरू हो रही है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पटना और बेंगलुरु में एकजुट हुई विपक्षी पार्टियां उसी भारत बचाओ मुहिम का हिस्सा हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। इंडिया अलायंस के सभी घटक दल अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने अपने देश के तरक्की के लिए जिस ख्वाब को देखा था वो पूरा होने वाला है। मोदी नहीं तो कौन, पूछने वालों के सामने आज इंडिया खड़ा है। वो इंडिया जिसकी बुनियाद में सेक्युलरिज्म है, जिसका निर्माण ही एकता और बंधुत्व से हुआ है, जिसमें शामिल सभी दल समरसता और समानता में यकीन करते हैं, जो राहुल के आइडिया ऑफ इंडिया पर भरोसा रखते हैं। लोग पूछते हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो क्या होगा। मैं कहती हूं मैनिफेस्टो के वादे पूरे होंगे, ये तो बात की बात है। उससे पहले देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास होगा, विश्वविद्यालयों में फिर से लोकतंत्र बहाल किया जाएगा, फसल की एमएसपी तय होगी, दलितों और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म बंद होंगे, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। वो वादा पूरा करेंगे जिसके लिए राहुल को कर्नाटक ने आवाज दी। जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों से उनका हक कोई नहीं छीनेगा। इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। आप पूछेंगे और क्या बदलेगा, तो सुनिए, जातीय हिंसा में जलता हुआ मणिपुर शांत होगा, किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी के लिए नहीं मारा जाएगा, चलती हुई ट्रेन में मोदी योगी को वोट देने के नाम पर कोई गोली नहीं खाएगा। ये नफरत के सियासी जहर में जितनी भी सांप्रदायिक बीज निकल कर आए हैं सब हटाए जाएंगे। लोकतंत्र में लोगों की आस्था वापस आएगी, संविधान पर विश्वास बढ़ेगा। इस देश को तरक्की के लिए और क्या चाहिए? इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। इंडिया अलायंस उसी भरोसे के साथ आपके लिए खड़ा है, आपके लिए लड़ रहा है। इंडिया लड़ रहा है ताकि हम भारत के लोग एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर पाएं, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल मिल सके, बेहतर विकल्प मिल सके। ये लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं है, भारत बचाने की है।
तो ये एक वीडियो बनाया कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने, सब ने मिलकर बेसिकली। इसमें जो चीजें कही गई, जो बातें कही गई हैं, वो सब ऐसे मुद्दे हैं जो सही रूप से देश की आम जनता को छूने वाले, उनको स्पर्श करने वाले और उनकी जो जरूरत है आज के युग में, आज की स्थिति में, उसको दर्शाने वाले हैं। अब वो ये कर पाएंगे? अगर जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे तो देश में जो है वो फिर जो सूरज जो है वो सोने का उगेगा, फिर ये कहा जा सकता है। फिर दावे और वादे सब करते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि आज की जो हमारी सरकार है उसने जो वादे किए वो सब तो जुमले निकले, ये बात तो सच है। और पांच साल के 2 टर्म में हम जो है वो और तकलीफ और दुख और दर्द जो है उसकी गर्ता में हम धकेले गए, ये भी वास्तविकता है। देखते हैं ये अगर अलायंस इस तरह से आता है और कुछ चमत्कार करता है देश में, तो देशवासियों के लिए वो अच्छा होगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी भी इसका तोड़ कैसे निकालने की कोशिश कर रही है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि भाई जो ईडी है, जिसको आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह साहब, उन्होंने ईडी को जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट नाम दे दिया है। भाई ईडी किसी को भी जेल भेज देती है ना, तो जेल भेजने के चक्कर में वो जो पूरा दबाव बन रहा है और इसका जिस तरह से जो है राजनीतिकरण हो चुका है ईडी का, उस सब को लेकर बहुत सारे आरोप आक्षेप लगते रहते हैं। अब एक घटना ये हो गई है कि जो लीकर, तथाकथित लीकर स्कैम की बात हो रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया अभी भी जो है जमानत नहीं पा रहे हैं, मिल पा रही उनको, वो जेल में बंद है, वो लीकर कांड। अब उसकी जांच के मामले में ईडी के जो सहायक निर्देशक थे पवन खत्री, उस पर सीबीआई ने 5 करोड़ रुपए की लांच लेने का केस दाखिल कर दिया, दर्ज कर दिया। अब लोगों को जेल भेजते भेजते जो है खत्री साहब खुद जो है वो कारावास की हवा खाने की चक्कर में उस नौबत उनको आ चुकी है। उसको लेकर संजय सिंह ने बयान कर दिया, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं, ये सुनिए। अच्छा, ये ईडी के अधिकारी करे क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोखा। विधायकों को तो मिलता है 50 खोखा, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं। ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया। बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये। 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले ये असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था? ये पैसा किसको किसको गया? ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। ये खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है। जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का, ये तो एक मामला खुला। इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही 1 साल से चल रहा है। 1 साल से यही सिलसिला।
कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा भाई मनी ट्रेल बताओ, कहां पैसा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कुछ तो बताओ। मनीष सिसोदिया के गांव पे छापेमारी, दफ्तर पे छापेमारी, बैंक का लॉकर चेक किया, सरकारी घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन बस बोले जा रहे। तो पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको कहते हैं देख इसके खिलाफ तुझे बयान देना, तेरी जमानत करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। उससे पैसा लेते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उससे जो मनचाहा होता है स्टेटमेंट लिखवाते हैं। ये पूरी की पूरी तथाकथित शराब घोटाले की जांच को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। और जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इनको सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर बना दी जो पूरे देश में विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, एक्सटॉर्शन करने का, रिश्वतखोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। ये सुन लिया आपने, संजय सिंह ने जो कहा, पूरी बात हमने आपको सुनाई। क्योंकि अगर ईडी का ही जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर अगर 5 करोड़ रुपए के जुर्म में अगर उसके खिलाफ उस आरोप के चलते उस पर अगर एफआईआर दर्ज होती है, तो ये जो सवाल उठाए हैं संजय सिंह ने, ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है। तो अब वो जो जेल भेजा करते थे, अब वो कारावास की जेल की यात्रा पे जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इस पर जो है हमारे बड़े अच्छे एक मित्र हैं सुधीर चौधरी, है ना, आप जानते हैं सुधीर चौधरी। उन्होंने जो है जेल यात्रा के फायदे गिना दिए हमको, हम सबको। तो हमने सोचा आपको भी सुना दे, शायद ये पवन खत्री साहब ये भी सुन ले तो उनको भी इतना अफसोस नहीं होगा। सुन लीजिए ये जो जेल यात्रा के फायदे हैं जो सुधीर चौधरी बता रहे हैं, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है हमारे देश में एक डिजाइनर वर्ग है जिसने आपको हमेशा जेल की बुराइयां ही बताई हैं। पिछले 70 सालों में इस वर्ग ने जेल को बुरा बताया है। अगर कोई बहुत अच्छा इंसान भी जेल चला जाए तो लोग उसे बुरा समझने लगते हैं। लेकिन ये नया भारत है और अब इस नए भारत में जेल जाना बुरा नहीं समझा जाता। अब तो अगर कोई हत्या या बलात्कार करके भी जेल से वापस आता है तो उसका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। इसलिए जेल जाने से डरो मत, क्योंकि डर के आगे जेल है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुए थे और हमारे देश में तो जेल को ससुराल का दर्जा प्राप्त है। अगर कोई इंसान जेल चला जाता है तो लोग कहते हैं वो ससुराल गया है। यानी बहुत बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं। यहाँ तक कि शहंशाह तक भी जेल गए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग एंकर हैं जो जेल गए हैं। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो जेल गए हैं, जो आज बहुत बड़े पदों पर हैं। यानी जेल जाना बहुत रिस्की काम होता है, बहुत बहादुरी का काम होता है। वीर भोग्यम हवालातम, ये आपने सुना ही होगा। हमारा तो ये मानना है कि अब तक मोदी को भी जेल चले जाना चाहिए था, लेकिन वो मजे मार रहा है, विदेशी सनग्लास और विदेशी घड़ियां पहनकर घूम रहा है। नहीं तो उसके जेल जाने की 2002 बजे हैं। हमें लगता है आप गलत समझ रहे हैं। हमारा मतलब मोदी से नीरव मोदी है। नीरव मोदी को भी अब तक जेल चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जेल नहीं गया है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल सारी जेलों में सिरमौर है। अगर कोई इंसान एक बार तिहाड़ चला जाता है तो उसे पूरी जिंदगी तिहाड़ी कहते हैं। अगर कोई यरबदा जेल चला जाए तो उसे कोई यरबदी नहीं कहता। अगर कोई भायखला जेल चला जाए तो उसे भायखली नहीं कहते। अगर कोई पटियाला जेल चला जाए तो उसे पटियाली नहीं कहते। लेकिन अगर कोई तिहाड़ चला जाए तो उसे पूरी जिंदगी तिहाड़ी ही कहते हैं। तिहाड़ का ये रुतबा है।
तिहाड़ जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां आपको फ्री में खाना मिलता है और उसके साथ साथ आपकी कमाई भी होती है। तिहाड़ में जो आप कमाई करते हैं उसे तिहाड़ी की दिहाड़ी तिहाड़ में जो आप कमाई करते हैं तो उसे तिहाड़ी की दिहाड़ी कहा जाता है, ये सुधीर चौधरी साहब कह रहे हैं। और बड़ा अच्छा विश्लेषण किया उन्होंने, जेल जाने की क्या, जेल यात्रा के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कितना बहादुर होगा तभी वो जेल जा पाएगा। अब ये पवन खत्री साहब हैं, शायद वो उतने ही बहादुर होंगे या उनके और उनके ऊपर जो बड़े साहब होंगे, बड़े साहब के जो बड़े साहब होंगे, उसके भी जो बड़े साहब होंगे। अब ये जेल यात्रा का सुखद प्रसंग जो है उनके लिए कब प्रस्तुत होगा, ये अब हम सब के लिए जो है वो देखने के लिए एक बात रहेगी कि हमको देखना पड़ेगा कब हो रहा है ये सब। तो यही था सुधीर चौधरी के जेल यात्रा के फायदे गिनाने के इस वीडियो के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे संपन्न करने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे जो हमने बातचीत की उसको लेकर, आपको जरूर से बताइएगा। ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी जो लिंक है इसको हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो भाई आपसे विनती है, अभी कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी करवा लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।